हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं पियर्सन नियम आखिर होता क्या है। पियर्सन नियम को आप एक प्रसिद्ध नाम से जानते हैं, एक प्रसिद्ध सिद्धांत के रूप में जानते हैं, जो कि है एच-सेप सिद्धांत, और इसका पूरा नाम होता है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी, जिसे आप हिंदी में कहते हैं कठोर मृदु अम्ल क्षारक सिद्धांत, है ना। तो यह बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको बता दें, यूनिट 5 का यह टॉपिक है और लगभग हर साल यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो आपके बड़े क्वेश्चन यानी कि बड़े नंबर वाले क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है, या कम नंबर वाले क्वेश्चन के रूप में आपसे यह पूछा जा सकता है। जैसे भी ये क्वेश्चन बने वह आप लिख पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए, क्योंकि हम इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आपका यह वीडियो बना रहे हैं। एक एक टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में, ठीक है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। तो आप यहाँ पर जो अभिक्रिया दिया गया है उसको देखिए। इसमें ए एक रिएक्टेंट है जो कि बी रिएक्टेंट के साथ अभिक्रिया कर रहा है और एक संकुल का निर्माण कर रहा है, एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर रहा है। तो अगर आप पियर्सन नियम को समझना चाहते हैं तो इस ए की जगह आपको लेना होगा लुईस अम्ल, और बी की जगह आपको लेना होगा लुईस क्षार। तो जब भी लुईस अम्ल लुईस क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो वह एक संकुल का निर्माण करता है। अब यह जो संकुल है वह स्थायी होगा या नहीं होगा, इसी को पियर्सन ने नियम के रूप में दिया था। पियर्सन के द्वारा यह नियम 1963 में दिया गया है। यह बात आप याद रखेंगे। हालांकि आपको यह थ्योरी में पूरा का पूरा मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। आपको पता लग जाएगा कि यह स्थायी है या नहीं, लेकिन स्थायी है कि नहीं है आप लुईस अम्ल और लुईस क्षारक क्या इतने से ही पता लगा सकते हैं। इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट हैं, चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। स्थायित्व एवं अस्थायित्व को यहाँ पर आप कैसे समझेंगे। जैसे आप ले रहे हैं कठोर अम्ल, कठोर लुईस अम्ल और कठोर लुईस क्षार, या फिर मृदु लुईस अम्ल, मृदु लुईस क्षार। यानी कि कठोर कठोर यहाँ पर अम्ल क्षारक अभिक्रिया कर रहे हैं, यहाँ पर मृदु मृदु अम्ल क्षारक अभिक्रिया कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, संकुल का निर्माण होगा, वह एक स्थायी संकुल होगा। लेकिन ध्यान देंगे, अगर आपका अम्ल कठोर है लेकिन क्षार क्या है, मृदु है, तब की स्थिति में आपका जो कॉम्प्लेक्स बनने वाला है वह अस्थायी संकुल होगा। उसी तरह एक मृदु अम्ल आप ले रहे हैं और कठोर क्षार ले रहे हैं, तब की स्थिति में आपको जो संकुल मिलने वाला है वह भी क्या होगा, अस्थायी होगा। कहने का तात्पर्य है कि मृदु अम्ल यानी कि अम्ल या तो कठोर होगा, तब की स्थिति में क्षार क्या हो जाएगा, मृदु हो जाएगा। अगर क्षार मृदु है तब की स्थिति में जो आपका अम्ल है वह कठोर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जो आपके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होने वाला है वह क्या होगा, अस्थायी। जब कठोर कठोर आपस में अभिक्रिया करते हैं, चाहे वह क्या हो, कठोर अम्ल हो, कठोर क्षार हो, या फिर मृदु अम्ल हो या मृदु क्षार हो, इनके अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले संकुल स्थायी होती हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है। इसी के आधार पर आप बताते हैं, पियर्सन का नियम यही है, जिसके आधार पर आप बताते हैं कि मृदु अम्ल मृदु क्षार से बने हुए कॉम्प्लेक्स स्थायी रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब इससे जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स को भी देखते हैं। उससे पहले थ्योरी को थोड़ा सा देख लीजिएगा, वह एज इट इज है जैसा कि हमने यहाँ पर बताया है। हालांकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, फिर भी एक बार आपको पढ़कर सुना देते हैं जिससे आपको भी याद रखने में आसानी हो। तो जैसा कि हमने कहा कि जो लुईस अम्ल होते हैं वे लुईस क्षारक के साथ अभिक्रिया करते हैं और संकुल का निर्माण करते हैं। अब यह संकुल स्थायी होंगे या नहीं होंगे, इसके लिए पियर्सन ने 1963 में एक सामान्य नियम दिया है, जिसे ही हम पियर्सन नियम या फिर एच-सेप सिद्धांत के नाम से जानते हैं, जिसे आप हिंदी में कठोर मृदु अम्ल क्षारक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अम्ल और क्षारक अभिक्रिया में कठोर अम्ल की प्राथमिकता, कठोर क्षारक से अगर आप अभिक्रिया करा रहे हैं, मृदु अम्ल की आप मृदु क्षारक के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तब की स्थिति में आपको जो संकुल प्राप्त होने वाला है वह अधिक स्थायी होता है। अब उसके लिए यह रिएक्शन भी आप देख सकते हैं, जिसमें आपने लुईस अम्ल लिया है, लुईस क्षारक लिए है। यह जब आपस में रिएक्ट करते हैं तब एक संकुल का फॉर्मेशन करते हैं। अब जब यह दोनों आपके जो अम्ल और क्षार हैं वो कठोर होंगे या दोनों के दोनों मृदु होंगे, तब आपका संकुल स्थायी होगा। अगर एक कठोर एक मृदु होगा, तब की स्थिति में आपका अस्थायी कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा। यह पहले ही बता चुके हैं, है ना। तो उसी चीज को लिखा गया है, ए बी तब स्थायी होगा। यह एक संकुल है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तब स्थायी होगा जब ए तथा बी दोनों ही मृदु या कठोर स्पीसीज होंगे। संकुल सबसे कम स्थायी होगा यदि ए और बी में से एक कठोर होगा जबकि दूसरा मृदु होगा। इतना चीजें आपको समझ में आ गया। अब हम छोटे छोटे क्वेश्चन जो इससे बनते हैं उन सभी टॉपिक्स को एक एक करके देखने वाले हैं। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं।
तो सबसे पहला जो कि आपको एच-सेप सिद्धांत से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसमें है कि संकुल यौगिकों का स्थायित्व को आप एच-सेप सिद्धांत के अनुसार समझाइए। हालाँकि स्थायित्व आपने इस डेफिनेशन से ही समझ लिया है, फिर भी अगर आप इसमें आपसे अलग से क्वेश्चन पूछता है तब आपको एग्जाम्पल भी लेना है। जैसे कि यहाँ पर सिल्वर और आयोडीन का एक कॉम्प्लेक्स लिया गया है, एक संकुल का लिया गया है। तो इसमें बताया गया है कि जो आपका आगे में सिल्वर है, Ag है, यह जो Ag है यह एक मृदु अम्ल है और जो आयोडीन दिख रहा है आपको यह एक मृदु क्षार है ना। तो अब मृदु मृदु अंतःक्रिया किया है, यानी कि आपस में क्रिया किया है और संकुल का फॉर्मेशन किया है, तो वह स्थायी होगा ही ना। अभी अभी हमने उसे देखा है ना। जबकि आप देख रहे हैं AgF2 एक अस्थायी है, जैसा कि हमने कहा कि Ag एक मृदु अम्ल है, लेकिन जो आपका F2 है ना, यह F2 एक कठोर क्षारक है। इस कारणवश यह एक अस्थायी संकुल का निर्माण करता है, या फिर कहें कि यह संकुल का निर्माण ही नहीं करता। जब अस्थायी है तो कुछ ही समय के लिए बनेगा, जिसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, मतलब निर्माण हुआ ही नहीं, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जो कि हमने अभी आपको सिल्वर और आयोडीन से बने संकुल का एक एग्जाम्पल दिया था। तो उसको यहाँ पर रिएक्शन के फॉर्म में इस तरह से आप शो करेंगे कि Ag+ जो होता है वह 2 आयोडीन नेगेटिव आयन से रिएक्ट कर रहा है, जहाँ की Ag एक मृदु अम्ल है और आयोडीन एक मृदु क्षार है। इस स्थिति में स्थायी संकुल का फॉर्मेशन किया है, जबकि Ag+ 2 फ्लोरीन आयन, जो कि 2 फ्लोरीन आयन एक कठोर क्षारक है, के साथ अभिक्रिया करके अस्थायी संकुल का निर्माण कर रहा है। उसी तरह पर यहाँ पर भी एग्जाम्पल दिया गया है, यह आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू होता है। यौगिकों की विलेयता को आप इससे कैसे करेंगे? देखिए, आप अगर विलेयता की बात करते हैं तो स्थायी और अस्थायी के मामले से ही समझ सकते हैं। आपके पास एक अस्थायी संकुल है और एक स्थायी संकुल है, तो कौन आप जल में आसानी से घोल सकते हैं? किसे आप आसानी से जल में घोलेंगे? जो कि अस्थायी रहेगा, क्योंकि देखिए, जब आप उसे पानी में घोलेंगे तब वह संकुल है, वह अपने जो एलिमेंट्स हैं, छोटे छोटे एलिमेंट्स जिससे वह बनकर मिलकर बना हुआ है, उसमें टूट जाएगा। जैसे आपका क्या है, आपका मर्क्यूरी हाइड्रोक्साइड है, तो उसमें क्या है, मर्क्यूरी है आपका, जो कि 2 पॉजिटिव है, और हाइड्रोक्साइड की बात करें तो OH नेगेटिव, तो इनमें यह टूट जाएगा। अब यह टूटेगा कब? जब आपका ये अस्थायी कॉम्प्लेक्स है तब। लेकिन यही अगर स्थायी कॉम्प्लेक्स होता तो क्या होता? ये तो स्थायी रहते, आसानी से रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ और सेपरेट नहीं होते, और सेपरेट नहीं होते मतलब विलेयता कम होती। तो वही चीज़ है, अगर स्थायी है तब की स्थिति में उसकी विलेयता कम होगी, और जो अस्थायी है उसकी विलेयता अधिक होगी। तो वही चीज़ यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझाई गई है। जैसे कि मर्क्यूरी हाइड्रोक्साइड यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड आप देख रहे हैं। तो मर्क्यूरी एक मृदु अम्ल है और हाइड्रोक्साइड एक कठोर क्षारक है। इस कारणवश यह एक अस्थायी कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए यह आसानी से विलय हो जाता है। यहाँ पर आप मर्क्यूरी सल्फाइड देख रहे हैं, तो इसमें जो मर्क्यूरी है वह एक मृदु अम्ल है, और सल्फर की बात करें तो यह मृदु क्षारक है, अतः स्थायी संकुल का निर्माण करेगा, है ना। तो वही चीज़ है, अगर स्थायी है तब की स्थिति में इसकी जो विलेयता है वह कम होगी, शीघ्रता से विलय नहीं होगी। वही चीज़ लिखा है, मर्क्यूरी 2+ और एक मृदु अम्ल है, जबकि सल्फर 2- एक मृदु क्षारक है, इसलिए अधिक स्थायी होगा। जबकि हाइड्रोक्साइड एक कठोर क्षारक है, इस तरह से अस्थायी संकुल होगा। तो अतः जो मर्क्यूरी सल्फाइड है मृदु मृदु होने के कारण अधिक स्थायी है, जबकि मर्क्यूरी हाइड्रोक्साइड मृदु कठोर का कॉम्बिनेशन होने के कारण कम स्थायी है। इसी कारण मर्क्यूरी हाइड्रोक्साइड शीघ्रता से विलय हो जाता है। तो यह पूरा इसका क्रम दिया हुआ है। जैसे कि हैलोजन्स में अगर आप देखते हैं तो कौन सबसे अधिक विलय होगा, तो फ्लोरीन सबसे अधिक विलय होगा, उसके बाद इधर कम होता जाता है जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल में नीचे आते जाते हैं तब की स्थिति में। ठीक है, तो इतना चीज़ें आपको पूरा क्लियर हो चुकी होंगी, 2 पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हो चुकी होंगी। तो इससे संबंधित अलग से शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछ लिया जाता है, छोटे प्रश्नों के रूप में। अगर आप एच-सेप सिद्धांत से धातुओं की पाए जाने की व्याख्या करना चाहें तो कैसे व्याख्या करेंगे? आप जानते हैं कोई भी धातु है वह प्रकृति में कब पाया जाएगा और कैसे पाया जाता? देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि कोई धातु है, जैसे कि आप मैग्नीशियम ले रहे हैं, मैग्नीशियम एक मेटल है, तो वह मुक्त रूप से मैग्नीशियम के रूप में ही नहीं पाया जाता। कैल्शियम है तो वह मुक्त रूप से कैल्शियम के रूप में ही तो नहीं पाया जाता। या फिर आपका Ag है, सिल्वर है, वह तो मुक्त रूप से नहीं पाया जाता है, वह कुछ अशुद्धियों के साथ होता है, कुछ यौगिक के रूप में होता है। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। तो यह जो ऑक्साइड के रूप में पाया जा रहा है या फिर अन्य यौगिकों के रूप में पाया जा रहा है, तो इसकी व्याख्या आप एच-सेप सिद्धांत से कर सकते हैं। एच-सेप सिद्धांत से कैसे कर सकते हैं? वह संकुल जो कि स्थायी संकुल होंगे। अब स्थायी संकुल कैसे निर्मित होगा, आप
पहले से ही हम पढ़ते आ रहे हैं इसी वीडियोस में, है ना, कि आपका कठोर अम्ल कठोर क्षारक होना चाहिए या फिर कठोर की जगह पर मृदु अम्ल मृदु क्षारक होना चाहिए। तो उसके हिसाब से आप बता सकते हैं। जैसे कि आप मैग्नीशियम कार्बोनेट में बात करें तो मैग्नीशियम 2+ और कैल्शियम 2+, यह कठोर अम्ल कठोर क्षारक का कॉम्बिनेशन है, इसलिए यह एक स्थायी यौगिक होगा और स्थायी होने के कारण इसी रूप में आपको यह यौगिक मिलता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में मैग्नीशियम आपको मिलता है। ठीक है, अब एल्यूमिनियम 3+ की बात करें, यह एक कठोर अम्ल है, जबकि ऑक्सीजन 2- आयन भी एक कठोर क्षारक है और कठोर क्षारक और कठोर अम्ल का कॉम्बिनेशन आपका एक स्थायी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है, जो कि Al2O3 जिसे एल्यूमिना के नाम से जाना जाता है, ये कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। उसी तरह से यहाँ पर तीसरा और चौथा एग्जाम्पल भी दिया गया है, इसे आप देख लीजिएगा। एक अन्य क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जाने वाला पॉइंट है, उत्प्रेरक की विषाक्त होने की व्याख्या HCF सिद्धांत कैसे करता है। HCF सिद्धांत कैसे इसकी व्याख्या करता है। तो आप जानते हैं प्लेटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया, इसे विभिन्न अभिक्रियाओं में आप उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करते हैं, है ना। तो यह जो उत्प्रेरक के रूप में आप उपयोग कर रहे हैं, यह कार्बन मोनोऑक्साइड, एल्कीन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, तो इनके साथ अभिक्रिया करता है और कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, जो हमने ये नाम लिए हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, एल्कीन वगैरह, तो यह एक मृदु क्षारक के ही एग्जाम्पल है। और पैलेडियम और प्लेटिनम क्या है, आपके मृदु अम्ल है। तो मृदु अम्ल और मृदु क्षारक मिलकर एक स्थायी यौगिक का निर्माण करते हैं और इनके साथ अगर यौगिक बन रहे हैं तो वह विषाक्त नेचर रखते हैं, विषाक्त प्रकृति की होते हैं, विषैले प्रकृति के होते हैं। इसलिए यहाँ पर विषाक्त होने की व्याख्या भी की जा सकती है, क्योंकि स्थायी यौगिक बन रहे हैं ना विषाक्त वाले, तो वह प्रकृति में विषाक्त रूप में पाए जाएंगे। तो इसकी व्याख्या भी आप इस HCF सिद्धांत से कर पा रहे हैं। जहाँ तक सहजीविता और सह अस्तित्व के बारे में बात करें, आप देखेंगे बिलासपुर यूनिवर्सिटी में 4 बार इसी क्वेश्चन को बनाया जा चुका है, शॉर्ट छोटे प्रश्न के रूप में। रायपुर यूनिवर्सिटी और सरगुजा यूनिवर्सिटी के द्वारा भी बनाया जा चुका है। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसको कैसे समझाएंगे आप HCF सिद्धांत से, तो मृदु क्षारक और मृदु क्षारक और केंद्र के प्रति अधिक आकर्षण रखते हैं, जो कि पहले ही मृदु क्षारक से जुड़ा है। यानी कि मान लीजिए आपके पास कोई सेंटर है जो कि आपका केंद्र है या फिर एसिड है मान के चलिए, तो इस एसिड से आपका कोई बेस जुड़ा हुआ है। अब ऑलरेडी यह जो मृदु क्षारक है जुड़ा हुआ है इस बेस के एसिड के साथ, तब हमारा जो दूसरा मृदु क्षारक आएगा इस मृदु क्षारक को रिप्लेस करेगा और इसकी जगह ले लेगा। बस यही चीज़ यहाँ पर बोला गया है कि मृदु क्षारक उस केंद्र के प्रति अधिक आकर्षण रखता है जो कि पहले ही ऑलरेडी ही मृदु क्षारक से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार कठोर क्षारक भी उसी केंद्र की ओर अधिक आकर्षित होता है जो कि कठोर क्षारक के साथ जुड़ा होता है। वही कॉन्सेप्ट है। तो क्षारकों की इस प्रकृति को ही सहजीविता के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। अगर कठोर और मृदु स्पीसीज यानी कि कठोर और मृदु अम्ल क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं, तब की स्थिति में आपका क्या रिएक्शन देखने को मिलता है। तो कठोर मृदु आपके पास यह एक कॉम्प्लेक्स है, एक और मृदु कठोर कॉम्प्लेक्स यहाँ पर आपके पास है। अब इन दोनों के अभिक्रिया कराते हैं तब आपको कठोर कठोर वाला एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा, एक मृदु मृदु वाला कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यानी कि मृदु अपने मृदु अम्ल के पास चला जाएगा, मृदु क्षारक होगा वह मृदु अम्ल के पास चला जाएगा, कठोर अम्ल है वह कठोर क्षारक के पास चला जाएगा। उसी तरह यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल में भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, कॉन्सेप्ट वही है, कठोर कठोर एक साथ आ जाएंगे, मृदु मृदु एक साथ आ जाएंगे, बस यही रिएक्शन देखने को मिलता है। तो यह था आपका आज का पूरा टॉपिक। होप आपको पूरा समझ में आया होगा। तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में।